हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर स्कूल.com। तो हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ये हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर लिया है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एनसीईआरटी के एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अर्थात हम लोग जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम लोगों को जो पहला न्यूमेरिकल है वो है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब आवेश में इनके बीच कितना बल है। आप न्यूमेरिकल के पास तभी जाएंगे जब आप पूरी वीडियो लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पूरा वीडियो लेक्चर में हम लोगों का क्या है, डेरिवेशन है, ठीक है ना, थ्योरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से पहले उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे फार्मूला हम लोगों को तैयार करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को तो यू में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी के साथ चल रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को चित्र के माध्यम से पहले समझेंगे। तो छोटे छोटे 2 आवेशित गोले अपने पास, एक मान लेते हैं ए है, दूसरा गोला मान लेते हैं क्या है, बी है। ये दोनों गोले एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं, ये दोनों गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ये देखो हम लोगों का चित्र बन चुका है, गोला ए गोला बी। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं हमारा जो पहला यानी गोले ए पे जो आवेश होगा वो Q1 होगा, और Q1 का मान कितना दिया गया, पहले गोले पर आवेश 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब, और दूसरे गोले पर कितना आवेश दिया गया है, 3 × जो Q2 की है वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब आवेश दिया गया है। ठीक है ना, और हमसे क्या पूछ रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है कि इन दोनों गोलों पर लगने वाला बल कितना होगा। तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पहले ही चैप्टर का शुरुआत कूलम्ब के बल से ही किया था। ठीक है, हम लोगों के पास 2 आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है। ठीक है ना, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही वैद्युत बल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो हम लोगों का चित्र जैसे हम लोगों ने कूलम्ब का नियम सीखा था। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट पहले लिखना सीखेंगे। तो Q1 का मान कितना दिया गया है, 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब, और Q2 का मान दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। गलती मत करना, दूरी को आप हमेशा किसमें चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। उसी प्रकार से 30 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 30/100। अच्छा, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻2, वो नीचे है। जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 30 × 10⁻, कितना, यहाँ पे लिख लेंगे 30 × 10⁻²। अगर इसको और सॉल्व करना चाहेंगे, इसमें से एक अपना घट जाएगा, क्योंकि ये 3 × 10 है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो आएगा दूरी वो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 मीटर। ये हम लोगों को दूरी मिल गया। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, वैद्युत बल F = क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग जानते हैं Q1 है, Q2 है, R है, तो R उपयुक्त वैद्युत बल कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे वैद्युत बल। तो वैद्युत बल कितना होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना, r²। यही हम लोगों का वैद्युत बल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सबका मान रखने के बाद। तो 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q1 का मान है 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान है 3 × 10⁻⁷, और उसके बाद यहाँ पे दूरी कितनी है, दूरी है 3 × 10⁻1 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे। फास्ट कैसे होगा, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है ना, तो इस 9 से ये वाला 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, ठीक है, चलिए 9 कैंसिल हो गया, 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। घात को चेक कर लेते हैं। अच्छा, घात में घात का गुणा होता है, तो -2 का गुणा किसमें होगा, -1 में, तो -2 हो जाएगा 10⁻⁻2। इसी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा,
और 9 2 कितना हो जाएगा 11, और ये 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। तो 14 में से क्या करेंगे 11 जब घटा देंगे तो कितना आएगा -14 + 11 तो -3। तो 6 गुणे 10 की घात से -3 मीटर क्या हो जाएगा 3 न्यूटन बल, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है कितना न्यूटन। तो आपको आप लोग को पता चल गया होगा कि Q1 और Q2 अर्थात गोले A और गोले B पर अगर आवेश कितना है, दूरी इतनी है, तो इनके बीच आरोपित द्रव्य बल कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात से -3 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पहले पढ़ते हैं। 0.4 माइक्रोकूलम क्या है, माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो यहाँ पे हम लोगों को 2 क्वेश्चन निकालने हैं, अर्थात 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, अर्थात दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालनी है, जो जिसमें बल कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन। आगे चलते हैं। दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर कितना बल लगता है। अच्छा एक चीज देखो, इसका आंसर तो हम लोगों को मिल गया, ये नहीं सॉल्व करना है, ये सॉल्व किया हुआ है। ठीक है ना। अगर देखें तो पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर जो आरोपित बल हुआ था वो इसमें दिया गया है, कितना है 0.2 न्यूटन है। ठीक है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा था कूलाम के सदिश नियम का सत्यापन, कूलाम का जो नियम था सदिश रूप से जो हम लोगों ने सत्यापन किया था वो किसको फॉलो कर रहा था, वो न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो कर रहा था, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा था कि दोनों के ऊपर बराबर बल आरोपित होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पे देखो जितना पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर बल लगेगा उतना ही दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर भी बल लगेगा, अर्थात दूसरे के कारण पहले पर भी कितना बल लगेगा 0.2 न्यूटन, लेकिन दिशा क्या होगी उसी के जस्ट अपोजिट होगी। ये तो हम लोगों को कौन दिखाया था, वहां का माइनस साइन। ठीक है ना। चलिए दूसरा तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगेगा, क्योंकि ये कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। ठीक है ना। चलिए हम लोगों को निकालना क्या है, दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है, अर्थात हमें दूरी की वैल्यू निकालनी है जिसमें बल कितने लग रहे हैं 0.2 न्यूटन। Q1 का मान इधर दिया गया है, Q2 का मान इधर दिया गया है। ठीक है ना। तो चलिए एक एक पॉइंट हम लोग क्या करते हैं पहले लिखते हैं। तो ये जो हमारा पहला वाला आंसर है ए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने Q1 मान लिया इसको, तो Q1 का मान कितना है 0.4 माइक्रोकूलम। अच्छा ये बताओ माइक्रो नैनो पीको फैराड, मैंने आपको सब बताया था। ये जो माइक्रो होता है, माइक्रो तो अगर मीटर में लेके जाएंगे तो 10 की घात से -6 होता है। ठीक है। और इस दशमलव को अगर हटा लिख देते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं 0.4 गुणे 10 की घात से -6 कूलम। ठीक है ना। अच्छा अपने कैलकुलेशन में हम लोगों को हमेशा से क्या करना है कि कैलकुलेशन में ऐसा फिक्स करो कि दशमलव का फंडा रहे ही ना, अर्थात दशमलव की कोई वैल्यू ना हो। अगर दशमलव रहेगा तो कैलकुलेशन एक बार लिंदी कर सकता है, इसलिए हम लोग दशमलव को भी हटा लेंगे। तो अगर दशमलव एक अंक जितना इधर खसकेगा, जितने इधर खसकेगा उतना ही इसके घात में और माइनस होता जाएगा। तो -6 में अगर एक अंक इसका एक माइनस और कर देंगे तो -6 और -6 -1 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना 10 की घात कितना 4 गुणे 10 की घात -7 कूलम। ठीक है ना। ये Q1 का मान हो गया। अच्छा Q2 का मान कितना है, तो Q2 का मान है 0.8 माइक्रो कूलम। इसको इसी की तरह डायरेक्ट लिख ले, इसमें भी -6 होगा, दशमलव उठाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात -7 कूलम। अच्छा इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है दोनों आवेशित गोलों के बीच, वो बल कितना है, वो बल लिखेंगे F12, अर्थात पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर आरोपित वैद्युत बल, वो दिया गया है 0.2
न्यूटन, ठीक है ना। अच्छा, इसी को हम लोग आगे और लिख लेंगे, कितना 10 को हटा देंगे तो 1 अंक की बार आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घात -1 हो जाएगा, इतना न्यूटन। अब हम लोग देखिए क्या, कि हम लोगों के कैलकुलेशन में कहीं भी दशमलव का कोई फंडा नहीं है, तो कैलकुलेशन भी क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कैलकुलेशन में हम लोग दशमलव को इसलिए हटा लेते हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर पॉइंट हुआ तो हमारा आंसर क्या होता है, वो गलत साबित हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब बताओ इनके बीच लगने वाला बल, तो हम लोग लिख लेंगे पहले गोले के कारण, पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर आरोपित बल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अच्छा, R स्क्वायर को निकालना है ना, तो R स्क्वायर किधर लेके आते हैं, ये R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना F12। अच्छा, अब देखो R की वैल्यू हम लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगी ना। अब क्या करना है, इधर वाले साइड में सभी का मान हम लोगों को क्या कर देना है, रख देना है एक एक करके। तो हम लोगों को इसमें सभी का मान पता है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू, इधर R स्क्वायर है, बाद में जो भी आएगा इसको हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इधर इसका वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 गुणे 10 की घात से 9। Q1 का मान कितना होता है, Q1 का मान कितना दिया गया है 4, पूरे 10 की घात से -7 है। Q2 का मान है 8 पूरे 10 की घात से -7 कूलम, ठीक है ना। नीचे कितना है, नीचे है F12 की वैल्यू 2 न्यूटन, 2 गुणे 10 की घात से -1, ठीक है ना। तो 2 चौका, हाँ ठीक है ना, -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, 9 1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये पूरा मिलकर के 10 बना, ये -7 और -7 14 हुआ, ठीक है ना। तो 14 में से 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, और इधर कितना है 9 है। तो बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 3, इसको देखो 4 4 है तो 1 और लिख देंगे। अच्छा, इसको जब घात हम लोगों ने सॉल्व किया तो घात को सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 10 की घात से -4 आ रहा है, ठीक है ना। -4 को 2 लिख लेंगे और इसी का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। देखो 3 दिया 9, 4 चौक 16, अब देखो इधर ये ऊपर गया 10 10 और -14 कितना हो जाएगा -4 आएगा, तो इसी का होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से बताओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12, ठीक है ना। 12 गुणे 10 की घात से -2 मीटर, अभी ये मीटर में है, अगर हम लोग इसी -2 को हटा दें ये कितने में बन जाएगा सेंटीमीटर में, तो मीटर में इसका आंसर इतना होगा और सेंटीमीटर में इसका आंसर या करके कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो बताओ दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, दोनों गोलों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या हम लोग ये कह सकते हैं 12 गुणे 10 की घात से -2 मीटर होनी चाहिए, तब जाकर के हम लोगों को बल कितना मिलेगा 0.2 न्यूटन का बल प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड का आंसर तो आप लिख सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, क्या लिख सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर उतना ही बल आरोपित होगा जितना पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर बल आरोपित होता है, ठीक है। इस क्रिया प्रतिक्रिया नियम को हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपान कैपिटल जी एम ई एम पी विमा विहीन है, इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यह अनुपात क्या बताता है, ठीक है ना। तो हम लोग इस अनुपात का मान जानते हैं, जो अनुपात दिया गया है याद कीजिए, तो इस अनुपात के बारे में हम लोगों ने लिखाया था। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन के लिए वैद्युत बल निकालिए और 1 इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए आप गुरुत्वाकर्षण बल निकालिए, दोनों को आप क्या कर दीजिए भाग दीजिए, दूरी तो कट जाएगी, ये बाकी बचेंगे अपना ही, ठीक है, ये फंक्शन बचेगा। तो इसका जो मान आया था हम लोगों ने पीछे, अगर आप लोग जाइएगा सारणी देखिएगा तो आप लोगों को लेक्चर में दिखेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन के बीच में आरोपित वैद्युत बल कितना होता था, लगभग 10 की घात से कितना
39 गुने के बराबर होता था। अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग आता था, लेकिन हम लोग 2 पॉइंट समथिंग को छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि 2 दशमलव कुछ की तुलना में जो 10 की घात 39 होता है, ये बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग इस अनुपात ये पता लगा सकते हैं कि वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक होता है। चलिए उसको पहले छोड़ते हैं, पहले ये सिद्ध कर लेते हैं, ये एक बीमा विहीन राशि, अर्थात ये जो अनुपात दिया गया है हमें सब लोगों को सिद्ध करना है, ये बीमा विहीन है। ये जो के दिया गया है, इससे आप नियतांक मतलब इसे आप वो परावैद्युतांक मत समझना, के को आप परावैद्युतांक मत समझना। यहाँ पे जो के की वैल्यू है, के को हम लोग समझ सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग एक एक करके क्या करते हैं, वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। तो क्या है के को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोगों को इसका भी हम लोगों ने मात्रक वहां पे निकाल करके बताया था कि इसका मात्रक किसका वैल्यू तो जानते हैं 9 × 10 की घात 9। इसका मात्रक क्या हो जाता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए इतना कंफर्म हो गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ई क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बराबर। इलेक्ट्रॉन का भी मान उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का मान होता है, बस अंतर केवल साइन का होता है, जो कि यहाँ पे साइन हम लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ई स्क्वायर दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो ये ई दिया गया है, तो ई को तो हम लोग जानते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आवेश का मात्रक, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश की वैल्यू, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का ई स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा ई स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। चलिए, इसी के साथ हम लोग किसकी बारी है, अब ये कैपिटल जी की बारी है। तो हम लोगों ने देखा था जो गुरुत्वाकर्षण बल मिला था दो पिंडों के लिए, वह ये था F बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान कितना r²। तो अगर इसका मात्रक हम लोग निकालेंगे तो इसका मात्रक कैपिटल जी में हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कितना, किलोग्राम का स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक एक वैल्यू हम लोग इसको मात्रक इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि हम लोग क्या करें, मात्रक रख दे तो वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाए, यानी मात्रक डिक्टेट करता है कि नहीं करता है, आगे चल करके हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये किसका द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है ना, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम। यहाँ पर हम लोग क्या लिख ले रहे हैं, ME चाहे वो MP, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, अब इसी के साथ सबका हम लोग इस अनुपात में मान रखते हैं। अतः के टी स्क्वायर अपान कितना, कैपिटल जी ME MP। ठीक है ना, मान रखते हैं, सबका मात्रक रख देते हैं। मात्रक नहीं होगा तो बीमा नहीं होगी, तो हम लोग पहले मात्रक ही रख के देख लेते हैं क्या मात्रक इसका कुछ आता है। मात्रक होगा तो बीमा होगी, नहीं होगा तो मात्रक क्या होगी, एक बीमा विहीन राशि मिल जाएगी हम लोगों को। तो यहाँ पे इसका मात्रक कितना है, के का मात्रक कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। चलिए, एक चीज तो कंफर्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे ई स्क्वायर है तो इसका ई का मात्रक कितना होता है, कूलम स्क्वायर में, तो कूलम स्क्वायर पूरे का बटा कैपिटल जी का मात्रक कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कितना है, किलोग्राम का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, अच्छा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, इलेक्ट्रॉन का भी मात्रक वही होता है किलोग्राम, प्रोटॉन का भी मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो यहाँ से किलोग्राम गुणे कितना हो जाएगा, किलोग्राम, देखो किलोग्राम गुणे किलोग्राम। तो अब बताओ किलोग्राम का होल स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा, किलोग्राम का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कूलम का होल स्क्वायर अर्थात ये कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, बचा कितना, एक ही। तो बताओ, संख्या का कोई मात्रक, यानी संख्या का ना कोई मात्रक होता है, और जब जिसका मात्रक नहीं होता है उसकी कोई बीमा नहीं होती है, तो हम लोग ये कह सकते हैं अतः के ई स्क्वायर अपान कैपिटल जी स्मॉल कितना ME MP एक बीमा विहीन राशि है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका अनुपात कितना होता है, तो के ई स्क्वायर
अपॉन कैपिटल जी कैपिटल ई एम सी का जो अनुपात होता है वो लगभग में लिख दे रहे हैं 10⁻39 होता है। इतना इसका अनुपात आएगा। हम लोग ये कह सकते हैं जो हमारा वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के 10⁻39 गुने के बराबर होगा। अर्थात जब हम लोगों को 10⁻39 गुना यानी गुरुत्वाकर्षण बल मिलेगा तब जाकर के हम लोग सही किसकी बराबरी कर पाएंगे, वैद्युत बल की। अर्थात ये बताता है कि वैद्युत बल क्या होता है, बहुत सर्वाधिक शक्तिशाली होता है किससे, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। ठीक है, आगे क्या है, ये अनुपात बताता है कि कौन सर्वाधिक शक्तिशाली है। इस अनुपात का मान कितना है, 10⁻39। तो हम लोगों का ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे ही पढ़ के बता दे रहे हैं। थ्योरी है, आप लोग लिख सकते हैं इसको या समझ सकते हैं, पेपर में आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। तो स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश की क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आवेश की क्वांटीकरण जो पढ़ा था ये अधिकतम क्षेत्र के लिए, अर्थात से हम लोगों ने मूल आवेश के लिए पढ़ा था। मूल का मतलब न्यूनतम आवेश के लिए। इसको हम लोगों ने बड़े पैमाने के लिए नहीं पढ़ा था। स्थूल या बड़े पैमाने के लिए ये नियम क्या होता है, ये फेल हो जाता है जो हम लोगों ने पढ़ा था आवेशों के क्वांटीकरण। तो अच्छा, इसके क्वांटीकरण में हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा था, Q बराबर +-NE। इतना याद रखना, ये जो Q बराबर +-NE होता है इसे हम लोग आवेशों का क्वांटीकरण बोलते हैं। यह केवल मूल आवेशों के लिए यूज किया जाता है, अर्थात न्यूनतम आवेशों के लिए यूज किया जाता है। बड़े पैमानों पर हम लोग इस नियम की उपेक्षा कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये बड़े नियम के लिए फॉलो नहीं हो पाता है, अर्थात बड़े नियम पर ये लागू यानी बड़े पदार्थों के लिए लागू हो नहीं पाता है। जब हमारे पास क्या हो, बहुत बड़े पदार्थ, बड़े पैमाने पर कोई हमारे पास आवेश हो, ये वहां पे क्या होता है, इसकी हम उपेक्षा कर देते हैं इस क्वांटीकरण की। ठीक है ना, इसका केवल यही इतना छोटा सा आंसर होगा। इसको आप लोगों ने पहले, इसको तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था, आवेशों के गुण में ही हम लोगों ने स्पष्ट कर लिया था कि आवेश क्या होता है, उसके क्वांटीकरण के लिए हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया क्वांटीकरण वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 भी थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, बस केवल ऐसे पढ़ के ही इसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है ना, हम लोग इसको थ्योरी में कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ा जाए। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, क्या करते हैं, एक हाथ में कांच का छड़ ले लेते हैं और एक हाथ में क्या लेते हैं, रेशम के टुकड़े ले लेते हैं, रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। अच्छा, दोनों पर आवेश कैसा आएगा, विपरीत पर एक पर धनावेश आएगा तो एक पर कैसा जाएगा, ऋणावेश। तो इसी प्रकार की घटना का वस्तुओं के अन्य युग्म पे भी परीक्षण किया जाता है। अर्थात ऐसे लोग बहुत सारी घटनाओं का परीक्षण कर सकते हैं, अर्थात दो निरावेशित वस्तु को ले सकते हैं। ठीक है ना, उसको रगड़ने के बाद उसमें क्या होता है, आवेश संचित होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोगों को क्या समझाने का प्रयास करता है कि अगर हमारे पास कोई दो क्षण है तो प्रारंभ में दोनों क्षण कैसे होंगे, निरावेशित होंगे। इन निरावेशित को जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने घर्षण में पढ़ा था, जब दो निरावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, उन पर आवेश क्या होता है, संचित होने लगते हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जैसे हम लोग इस दो क्षण को अगर माने, ठीक है ना, एक अपने पास ये कांच का क्षण है, ये रेशम का क्षण है, जब इनको आपस में रख दो, रगड़ने से पहले ये निरावेशित है। अच्छा, रगड़ने से पहले जब ये निरावेशित है तो इनके पास आवेश कितना है, हम सीधे सीधे कह सकते हैं आवेश 0 है। कितना आवेश इनके पास, 0 आवेश है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं। जब रगड़ते हैं तो इन पे क्या होता है, कुछ समय बाद ये दोनों के दोनों आवेशित हो जाते हैं। और घर्षण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब ये आवेशित होते हैं तो इनके ऊपर आवेश संचित हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, जितना आवेश इसके पास होगा उतना ही आवेश इसके पास होगा। अंतर बस केवल इतना होगा
एक इतना ही धनावेशित होगा और एक उतना ही ऋणावेशित होगा जितना एक धनावेशित होगा। तो हम लोग क्या पढ़े, आवेशों की योज्यता पढ़े, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने माना कि इस पर उतना ही आवेश है 10 - 10 कूलम का मान लेते हैं, इस पर मान लेते हैं कितना आवेश है उतने ही परिमाण का कितना +10 कूलम का, तो -10 कूलम और +10 कूलम को अगर आवेश को जोड़ेंगे तो कितना आवेश हम लोगों को मिलेगा, 0। तो बताओ प्रारंभ में इसके पास आवेश कितना था, निरावेशित था, 0 था। आवेशित होने के बाद भी इसके पास निट आवेश कितना होगा, कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश भी 0 था। तो हम लोगों ने क्या देखा, ना तो उत्पन्न कर पाए ना ही नष्ट कर पाए, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर पाए। अर्थात ये पहले क्या था, आवेशित नहीं था, तब भी आवेश 0 था। आवेशित होने के बाद भी इसके पास कुल आवेश कितना हुआ, 0, क्योंकि माइनस और प्लस जोड़ करके क्या हो जाएंगे, रिजल्टेंट हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो अतः ये क्या करता है, आवेश संरक्षण के नियम का सामंजस्य अर्थात उसका सामंजस्य रखता है, उस नियम का पालन ये करता है, ठीक है ना। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा कि किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है, वर्ग के केंद्र O पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। तो अब हम लोग यहाँ पे चित्र बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा बड़ा नहीं करना है, सॉल्व तो बहुत छोटा है, ठीक है ना। बस अंतर क्या है, इसके चित्र को हम लोग अच्छे से समझ लें, ठीक है ना। जितना ज्यादा चित्र को अच्छे से समझेंगे उतना ही ज्यादा हम लोगों का क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा अपने पास एक वर्ग, इसके हर साइड कितने सेंटीमीटर के हैं, 10 सेंटीमीटर के हैं। एक साइड लिख दे रहे हैं, तो ये चारों साइड क्योंकि वर्ग है, A B C और ये क्या है अपना D है, ठीक है ना। अच्छा सब पर इस पर आवेश कितना है, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अच्छा इस पर आवेश कितना है, उतना ही 2 माइक्रोकूलम। इस पर आवेश कितना है, -5 माइक्रोकूलम। इस पर भी आवेश कितना है, -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। हम लोगों ने चारों शीर्षों के आवेश लिख लिए, ठीक है। चलिए अब करते क्या है, इनके विकर्ण लेते हैं। एक विकर्ण हम लोगों का हो जाएगा AC और दूसरा विकर्ण हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा, BD। इनका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, यही तो मध्य बिंदु बनेगा इसका O, ठीक है ना। और इसी O पर आवेश कितना है हम लोगों का, आवेश है 1 माइक्रोकूलम। आवेश कितना है, 1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो F1 यानी A और O, ठीक है ना, कि बीच की दूरी नहीं पता है तो बल कैसे निकालेंगे। तो याद कीजिए आपको वर्ग में पाइथन यानी वर्ग में समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये भी कितने का है, 10 सेंटीमीटर, यानी इसके चारों साइड कितने सेंटीमीटर के हैं, 10-10 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। इसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर हर साइड से, 10 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे दूरी मीटर वगैरह कुछ नहीं चेंज करनी है, बस सब वैसे रहने तो आंसर इसका डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें ये कितना है, अगर ABC एक समकोण त्रिभुज है तो ये क्या करेगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बताओ ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये क्या हुआ कर्ण। तो बताओ इसको हम लोग निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √200 और √200 का वर्गमूल कितना होता है, 10√2। तो आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5√2। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी अपना हो जाएगा 5√2, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा 5√2 अर्थात 5√2 सेंटीमीटर। बताओ ये भी उतना ही हो जाएगा, ये भी 5√2 उतना ही सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर। इसका असल में चारों साइड इक्वल है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को केंद्र किस पर निकालना है, केंद्र O पर निकालना है कुल बल। तो बल जो है अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं, तो सभी बलों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो पहले देखें ये OA के कारण जो वैद्युत बल लगेगा वो मान लेते हैं हम लोगों का क्या हो जाएगा, F1 होगा, ठीक है। अच्छा O और C के कारण जो वैद्युत बल मिलेगा वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा OB के कारण जो वैद्युत बल मिलेगा वो मान लेते हैं क्या हो जाएगा हम लोगों का, F3
3 हो जाएगा। अच्छा, OC के कारण अर्थात OD के कारण जो विद्युत बल मिलेगा इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, F4। कौन सा विद्युत बल, F4। तो हम लोगों को इस निकाय पर कुल कितने विद्युत बल दिखाई दे रहे हैं, देखो ये भी आवेश है, ये भी है, तो Q1 Q2 दूरी, तो पहला F1 निकला, Q1 Q2 दूरी, दूसरा F3 F2 F4। इस तरह से हम लोगों ने सभी बलों को आज इस तरह से देख लिया है। अंतर अब देखो यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस क्या है, देखो ये भी जाना है, देखो 2 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम समान आवेश है, 1 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम समान आवेश है। तो समान आवेशों के बीच में वैद्युत बल कैसा लगता है, प्रतिकर्षण की आकर्षण, प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है ना। तो बताओ ये दोनों बल जब F1 और F2 है परिमाण में तो बराबर है, इन दोनों बल के जो इसका जो बल आएगा परिमाण और इसका जो परिमाण आएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, ठीक है ना। जब वैल्यू सेम है और वैल्यू सेम होंगे तो परिमाण में कैसे होंगे, बराबर, लेकिन दिशा में कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत। अगर एक दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये बताओ F1 किसके बराबर हो जाएगा, F1 वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, -F2 वेक्टर के बराबर। अर्थात दोनों बल परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों बल क्या है, एक ही जैसे हैं। अब आगे चलते हैं, आवेश समान था इसका भी, दिशा विपरीत है। देखो उसी प्रकार से यहाँ भी 1 माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम। बताओ आवेश समान है, दूरी भी वही है, बताओ B और D पर जो विद्युत बल कार्य कर रहा है O के लिए वो भी क्या है, अर्थात जो ये हम लोगों को F3 वेक्टर मिल रहा है वो किसके बराबर होगा, F4 वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन कैसे, माइनस साइन के साथ। अर्थात दोनों बल का परिमाण, इन दोनों बल का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है, इन दोनों बल का भी परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत है। अब ये बताओ हम लोग क्या करेंगे, अतः केंद्र O पर आरोपित वैद्युत बल, हम लोग क्या लिखेंगे, अतः केंद्र O पर आरोपित वैद्युत बल, तो कितना हो जाएगा, आरोपित वैद्युत बल अध्यारोपण के सिद्धांत से, क्योंकि बहुत सारे बल है ना, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है ना। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लोगों का कुल बल कितना हो जाएगा, F बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर और प्लस कितना F4 वेक्टर, ये हम लोगों को केंद्र पे मिल रहा है बल, ठीक है। चलिए F1 बराबर किसके हैं, F2 के, तो कैसे बराबर है, -2 के, तो F1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -F2 वेक्टर प्लस ये क्या है अपना F2 वेक्टर है। चलिए आगे F3 है, तो F3 को भी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बताओ ये जो F3 है किसके बराबर है, या हम लोग ये कहते हैं F3 को लिख लें, ठीक है ना। बताओ ये जो F3 है, F3 के स्थान पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, -F4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में -F4 वेक्टर, ठीक है, और ये कितना प्लस F4 वेक्टर। अब ये बताओ -F2 प्लस F2 कैंसिल, -F4 प्लस F4 कैंसिल, तो रिजल्टेंट हम लोगों को क्या मिला, वेक्टर F बराबर हम लोगों को मिल गया। अर्थात निकाय केंद्र O पर जो बल आरोपित हो रहा है चारों तरफ से, वो कितना बल आरोपित हो रहा है, 0 बल। क्योंकि अगर इमेजिन करिए उतना मान लेते हैं अपने पास से 2 क्या मार्कर है, एक लोग क्या कर रहे हैं इधर से खींच रहे हैं, एक लोग इधर से खींच रहे हैं। अगर दोनों लोग क्या कर रहे हैं, दोनों लोग समान बल आरोपित लगा कर खींच रहे हैं, तो होगा क्या, मार्कर ना तो इधर जाएगा ना तो इधर आएगा, अर्थात इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी है अपना निकाय केंद्र O पर कितना बल आरोपित हो रहा है, 0 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, क्योंकि जितना न्यूटन से ये इधर की तरफ खींच रहा है उतना ही न्यूटन से ये इधर की तरफ खींच रहा है, जितना बल लगा करके अपनी ओर खींच रहा है उतना ही बल लगा करके अपनी इधर की तरफ खींच रहा है, इसलिए इस पर रिजल्टेंट बल कितना हो जाएगा, 0 मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 7वां है वो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, आप उसको भी पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात
कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूटती है, क्यों? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, एक सतत वक्र होती है। अगर ये सतत वक्र ना होकर के बीच में कभी टूट जाए, इनका जो दिशा होती है वो समाप्त हो जाती है। और दिशा जब भी इनकी समाप्त होती है, जब भी इनकी दिशा बदलती है, तो आपको पता है जो सदिश राशियां होती है अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करती हैं, अर्थात इनकी दिशा बदलती नहीं है, इनकी एक ही दिशा होती है और वो भी कैसी, निश्चित दिशा होती है। तो अगर ये अचानक कहीं एकाएक टूट जाएंगी तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, और किसी भी सदिश राशि की दिशा परिवर्तित होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसलिए क्या होती है, सतत वक्र होती है, कंटिन्यूअस चलती है, और इसी कंटिन्यूअस कार्य क्या होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचने का मतलब है दो दिशा। तो वैद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, इसलिए कभी भी दो दिशाओं को प्रदर्शित नहीं करती, इसलिए कभी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर। इसको हम लोगों ने तो पढ़ते, ये सब थ्योरी है, हम लोगों की कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, थ्योरी की हम लोग अच्छे से समझें, तो इसका आंसर हम लोग आसानी से ले सकते हैं। इसका नहीं, चाहे कोई भी आ जाए इससे संबंधित, हम लोग उसका आंसर आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना है। अगले लेक्चर में हम लोग अगले मेडिकल की बात करेंगे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे।